मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? बीए और बीटेक में डिस्कशन हो रहा है। अच्छा है। कौन सा डिस्कशन जीता, बस इतना बता दो हमें। गुड इवनिंग। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल होगी बेटा। के पांडे आशीर्वाद बेटा। हर्ष, अरविंद ने ज्ञान दिया है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है कि प्यार एक जोंक है जो विद्यार्थी से उसी समय चिपकता है जब उसे अपना सबसे ज्यादा समय पढ़ाई में देना होता है। बहुत बढ़िया अरविंद, अपने अनुभवों को आपने बहुत ही शानदार शब्दों में पिरोया है, मजा आ गया। शाबाश बेटा। मिश्री लाल लिख रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ने से जेई एग्जाम क्लियर हो जाएगा या अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है? प्लीज बताएं ना, मेरी जीके बहुत वीक है, कैसे तैयार करूं? बेटा देखिए, ये तो मिश्री लाल पारिक, ये तो नहीं कह पाऊंगा कि इससे क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो कंटेंट मैं दे रहा हूं अगर आप उसको पढ़ के चले जाएंगे तो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ऐसा हम लोगों ने अब तक तो अनुभव किया है। बाकी अब देखो, आपके मिश्री लाल जी आपके जीवन में मिश्रियां घुल रही हो तो क्या कर सकता है कोई, है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग अंकुर भैया, गुड इवनिंग। सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। राम बाबू भैया बहुत सारा प्यार। हर्ष अग्निहात्री भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बेयर ग्रिल्स, आज मेरे सब्सक्रिप्शन का 1 साल हो जाएगा। 1 साल में बहुत कुछ सीखा है आपसे, किसी एग्जाम में बैठने का कॉन्फिडेंस आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बेयर ग्रिल्स। अब मोदी जी को ले जाओ नैनीताल में, घुमा के लाओ। जिम कॉर्बेट में थोड़ा चक्कर कटा के लाओ। हाँ भाई, कंचन शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वीरपाल, ठीक है बेटा, ध्यान रख लेंगे। चलिए तो शुरू किया जाए। बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन के अंदर थोड़ा सा हिस्सा जो है हम लोगों को पुराने वाले का यूज करना है, उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ चैप्टर खत्म करेंगे, कल पार्लियामेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहने वाला है। तो एक बार के लिए मैं आपका कंटेंट अपलोड कर देता हूँ और कंटेंट के साथ साथ फिर आप लोग जो है फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे और फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ में आप लोग कल पार्लियामेंट के अंदर एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, शुभम शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए चर्चा करते हैं, क्या है कौन से आर्टिकल में, सारी बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब एक चीज जो आपको यहाँ से समझने की आवश्यकता है, मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूँ, है ना, कि सोशलिस्ट आर्टिकल कौन कौन से हैं, लिबरल आर्टिकल कौन से हैं और गांधीयन आर्टिकल कौन से हैं। ठीक है बेटा, अच्छा। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको पॉइंट के हिसाब से याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए, अब थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करें, है ना। इस बात को अगर आप समझेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कुंतल बंदोपाध्याय, बिल्कुल करेंगे। अगर आप सबकी इजाजत हो और थम्स अप कर दें आप, तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूं। ठीक है, अब आइए सुनिए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर ए मॉडर्न एंड वेलफेयर स्टेट। ठीक बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है। डीपीएसपी का जब निर्माण किया गया तो उसके पीछे कोई ना कोई तो मतलब तत्व रखे होंगे कि आप बनाना क्यों चाहते हो। ये बातें मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि मैंने जो आर्टिकल्स बताए हैं उनको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये चीज निकल करके आ जाएगी। ठीक है, आरजू मिश्रा सर, आज प्लीज मेरी बात भी सुन लीजिएगा। हाँ बेटा, आरजू भेज दीजिए, बात सुन ली जाएगी, आप बोल दीजिए। ठीक है,
These emphasizes on the concept of welfare state. अब इस लाइन का मीनिंग क्या है? क्या होता है ना, कई बार हमारे ऑप्शंस में दे दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 लेट से ये दे दिया कि डीपीएसपी के बारे में आप क्या समझते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी के बारे में आप क्या समझते हैं। तो अब आपको वहां पर एक ऑप्शन दे दिया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डीपीएसपी जो है वो सोशलिस्ट और सेक्युलर अवधारणा को स्थापित करते हैं। मैं आपके सामने दे देता हूं, आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। सोशलिस्ट और सेक्युलर अवधारणा को, सेक्युलर मतलब थ्योरी को स्टैब्लिश करते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट में लिख देता हूं, और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप मुझे बता दीजिएगा। दूसरा है इंडिया के अंदर ये जस्टिस स्थापित करते हैं, साथ में इंटीग्रिटी की बात करते हैं। नंबर 3, इंडिया के अंदर एजुकेशन के लिए महत्व स्थापित करते हैं, और साथ में ही ये सेक्युलर कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं, सेक्युलर कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं। और नंबर 4, ये एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना करते हैं, वेलफेयर स्टेट की कल्पना करते हैं। ये 4 पॉइंट हैं। आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन सा कथन सही है। एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, बताइए। लिख दिया ना। आप देखिए खूब डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, खूब डिटेल में, है ना। इनमें से ये गलत, ये गलत, ये गलत, केवल ये सही। हो गए कंफ्यूज? आ गई परेशानी? ये क्या हो गया? क्यों? अच्छा बोले आपने लिख रखा है इसलिए क्या सर, ऐसा इसलिए है क्या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बता दीजिए कि अपने आर्टिकल्स में कौन सी जगह सेक्युलर कैरेक्टर आपको प्रूव होता हुआ दिख रहा है। सेक्युलर के लिए हमारे यहां पर कौन सा आर्टिकल आपको सेक्युलर को प्रूव कर रहा है? प्रियम्बल में है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको मूल अधिकार दिए गए उसमें है। एक आर्टिकल है जिसमें कि आपसे कहा गया है कॉमन सिविल कोड, लेकिन वो कॉमन सिविल कोड सिविल कैरेक्टर के रूप में ये नहीं कहती कि आप सेक्युलर राष्ट्र बनाइए। सेक्युलर का मतलब तो बिल्कुल ही अलग है। सेक्युलर का मीनिंग तो ये है कि जो जो कर रहा है उसको करने दीजिए। आई बात समझ में? यानी कि सोशल बिहेवियर की तो बात की जा रही है, सेक्युलर की कहीं नहीं हो रही। अच्छा, जस्टिस, जस्टिस की तो बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 39 के अंदर कहा जा रहा है कि संसाधनों का एक जगह पर केंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रीकरण हो जाए। लेकिन इंटीग्रिटी की, भ्रातृत्व की बात कहां लिखी हुई है? कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है कि हम लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए? हमको ऐसी लाइन कहां सिखाई है? कौन से आर्टिकल में सिखाई है? इवन इंटीग्रिटी तो आप लोगों को किसी भी आर्टिकल में नहीं सिखाई। इंटीग्रिटी तो आपको किसी भी आर्टिकल में नहीं सिखाई, केवल एक जगह सिखाई है, या तो प्रियम्बल में, और प्रियम्बल के साथ ही जोड़े गए फंडामेंटल ड्यूटी में। प्रियम्बल के साथ ही जोड़े गए फंडामेंटल ड्यूटी में 51A। क्या आपको बात समझ में आई? प्रियम्बल के अंदर है। मैं आपसे बात कर रहा हूं केवल डीपीएसपी की। क्या डीपीएसपी में ऐसी चर्चाएं हैं? क्लियर? अच्छा, तीसरा है एजुकेशन। बात है लेकिन सेक्युलर बात नहीं है। एजुकेशन की तो बात करते ही अपन। अब भाई कौन सा आर्टिकल है जो एजुकेशन की बात करता है, बताना। 21A तो वो है मूल अधिकार। इधर बताइए डीपीएसपी में एक आर्टिकल है 0 से लेकर 6 तक के बच्चों को पढ़ना चाहिए, 45 नंबर। वेलफेयर स्टेट, अब यही बचा। वेलफेयर स्टेट का मतलब हुआ सब कार्य ऐसे करिए कि राज्य का भला हो जाए। आ गई बात समझ में? सब काम ऐसे करिए कि राज्य का भला हो जाए। बिल्कुल आपने देखा। आ गई बात समझ में? इसीलिए हम लोग इस बात को यूज करते हैं। आ गई बेटा समझ में? अच्छा, अब अगला सवाल बनता है, मान लीजिएगा कि किसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मैटरनिटी बेनिफिट मिलने चाहिए। बिल्कुल लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 42 के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट की बात लिखी हुई है। एक जगह लिखा हुआ है कि भाई हमारे संविधान के तहत कि लोगों के पास में समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने चाहिए। ठीक बात है, लिखा हुआ है। लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि कभी राज्य ने ये चीज पूरी नहीं की, तो क्या आप इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या?
क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या? आंसर है नहीं जा सकते। लेकिन सर एक बात बताइए कि हम सुप्रीम कोर्ट कुछ चीजों पर तो जा सकते हैं, कुछ चीजों पर जा सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर जैसे मान लीजिए मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया किसी ने तो हम सरकार वहां जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने तो आपसे कहा ही था ना कि डीपीएसपी जो है वो भविष्य के मूल अधिकार है, मतलब कल को ये आपका मूल अधिकार हो जाएगा। लेकिन अभी सारे आर्टिकल ऐसे नहीं है जिन्हें लेकर के आप कहां जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके। अर्थात अर्थात ये हुआ कि ये कैसे हैं, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर हैं, मतलब आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? अच्छा, दीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस टू द कंट्री। अगर आपको याद हो तो ये पॉइंट मैंने सिखाया था कि कोई भी सरकार अगर कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कोई सी भी हो, अगर कोई सी भी सरकार हो, उन सब सरकारों को अल्टीमेटली काम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सरकार को काम केवल इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख के करना है। अगर इनसे दाएं बाएं अगर सरकार मुड़ती है तो वो लोक कल्याणकारी राज्य नहीं होगा। चलो ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, चाहे कोई सी भी स्कीम उठा के देख लीजिए, सरकार अगर किसानों का भला कर रही है, पीएम किसान ला रही है, या कोई सी भी चीज, आयुष्मान भारत ला रही है, जो भी चीजें ला रही है उसका मेजर थीम यही है। अच्छा, these principles help the courts in examining and determining the constitutional validity of law। मतलब क्या होगा? मान लीजिए कि कई बार सरकार ने कोई कानून बना दिया, अब विवाद ये छिड़ गया कि सर एक बात बताइए, कानून तो बन गया लेकिन क्या यह कानून, जैसे आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि सर एक बात बताओ, कानून तो बना दिया सरकार ने कोई भी, अब वर्तमान में स्थिति ऐसी बन गई सर कि ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि ये बनाया क्यों गया है, क्योंकि डीपीएसपी से रिलेट नहीं कर पा रहे हम उस चीज को। जैसे मान लीजिएगा कि आधार कार्ड वाला मुद्दा आया था, आपको याद होगा आधार कार्ड में हम सबसे हमारी जानकारियां मांगी गई थी और जानकारी मांग करके हमसे कहा गया था कि आप सबको अपने बायोमेट्रिक, आपके फोन नंबर, आपके अकाउंट नंबर सरकार को देने होंगे। क्यों देने होंगे साहब? अब क्यों देने होंगे इस बारे में जब जानकारी मांगी गई तो सरकार ने कहा कि हमें वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर भारतवासियों से ये सारी चीजें मांगते हैं तो एक तरह से आपने निजता का उल्लंघन कर दिया, और निजता जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट ऑफ लाइफ है, तो आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और अगर आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है कि हम आपकी इस चीज को होने दें। तब ऐसे समय पर सरकार हवाला देती है आर्टिकल्स का जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखे हुए हैं। वो कहते हैं कि सर हम चाहते हैं कि हर किसी का वेलफेयर हो, लोक कल्याण हो, और वेलफेयर के लिए हम आपके सामने रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें यह लिखा हुआ है, इवन देश के प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया हुआ है कि अगर वो 1 रुपया ऊपर से चलाते हैं तो 5 पैसा नीचे जाके पहुंचता है। तो बोले सर अगर ऐसी स्थिति है कि जब ऊपर से 1 रुपया चलाया और नीचे 5 पैसा पहुंचा, तो सर हम चाहते हैं कि हम किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ सीधा उस लाभार्थी के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दें, तो हमें बिचौलियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेके आना चाहते हैं, और ये जो कार्य है डीबीटी वाला, ये हम आधार कार्ड के माध्यम से लाना चाहते हैं। बोले हाँ ये तो बात सही है। अर्थात जब सरकारें केस लड़ने जाती हैं, देखिए एक प्रकार से ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में 2 दल जाके बैठते हैं। 2 दल कौन से होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में एक दल होता है जो नागरिकों की बात करता है, सिटीजन्स की बात करता है, और एक दल होता है जो सरकार की बात करता है। सरकार अपने तर्क वितर्क रखती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर, और जो इंसान के, मतलब हम जैसे नागरिकों के, सिटीजन्स के जो वो हैं, वो लोग जाकर के पहुंचते हैं और वो केस किसके लिए लड़ते हैं? आप और हमारे लिए, नागरिकों के हितों के लिए। अगर मैं आपको एक लाइन और बोलूं और अगर आप उसको झेल जाएं तो फिर मैं ट्राई करता हूं। लाइन यूं है कि इंसानों को, यानी देश में रहने वाले नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट दिए गए, ये तो पार्ट 3 में लिखे हुए हैं, और जो सरकार को फंडामेंटल राइट दिए गए, ये पार्ट 4 में लिखे हुए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, कुछ बच्चे जो हैं वो चैट बॉक्स में जो है बराबर चटियाए जा रहे हैं। कोई माहिर प्रजापति हैं, दीदी को थैंक यू भी बोल रहे हैं,
सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बेटा ये यूट्यूब वाला चैट बॉक्स नहीं है कि आप बतियाएं और हमको ना पता चले या पूरी और क्लास को पता ना चले, है ना। दीदी बोल के हेल्प कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब हम क्लास पढ़ा रहे हो तो चुप मार के पढ़ लो। क्लास के अंत में थोड़ा बहुत समय मिलेगा, कभी ना कभी मौका तुम्हारा भी आ जाएगा, पूछ लेना जो चीज हमसे पूछनी, ठीक है। प्लीज थोड़ी देर के लिए पढ़ लें, क्लियर। अच्छा, अब सरकार से सवाल पूछा गया, फिर से सुनिए, सवाल को थोड़ा गहराई से समझना और उसके हिसाब से बातों को समझना। क्या है, मैंने कहा अपन लोगों के यानी कि इन नागरिक जो हैं, नागरिकों के मूल अधिकार तो पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। पार्ट थ्री बोले तो फंडामेंटल राइट है। और जो राज्य सरकारें हैं वो किस प्रकार से कार्य करेंगी, इनके फंडामेंटल राइट कहां लिखे हुए हैं? राज्य सरकारों के फंडामेंटल राइट पार्ट 4 में लिखे हुए हैं। पार्ट 4 आफ्टर ऑल कह क्या रहा है? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था ना कि एक बार एक सरकारी बस चल रही थी, सरकारी बस के अंतर्गत लोग बैठे हुए थे, सवारियों से कहा जा रहा था कि आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। तो भाई एक बात बताओ, आपने सारी सुविधाएं नागरिकों को दे दी तो सरकार काम कैसे करेगी? सरकार को काम करने के लिए सरकार को भी तो कुछ बोलो ना। आपने बस की सवारियों को तो सारी सुविधाएं दे दी, लेकिन बस के ड्राइवर और कंडक्टर के लिए आप कुछ सोच ही नहीं रहे। आप बस के ड्राइवर और कंडक्टर के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। आ गई बात समझ में? एक शिवम कुमार बालक है, पूछ रहा है राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल है। बेटा नींद में उठ करके हमारी क्लास में मत आ जाया करो ना। कारण क्या है कि अगर उठ के आ जाओगे तो खामखा क्या है कि मजाक के पात्र बनोगे। थोड़ा पढ़ के आ जाया करो बेटा, पुरानी क्लासेस हैं ये सारी की सारी, है ना। एकदम भांजी बना के मत आ जाया करो। ये कोई वो नहीं चल रहा है कि एक यूट्यूब की क्लास में घुसे, यहाँ पढ़ लिया फिर वहां पढ़ लिया। ये आपकी पेड क्लास है, पैसे देके आए हो। थोड़ा सिंसियरली पढ़ लो। पढ़ाते हुए हमको 10 दिन हो चुके हैं पॉलिटी, है ना। थोड़ा पीछे से पढ़ करके आओ। ये जबरदस्ती में केवल इसलिए कि चलो घुसाए तो चलो थोड़ा देख आते हैं चल क्या रहा है माहौल, है ना। मत करो बेटा ऐसे, पढ़ करके आओ। और क्लास के बीच में मतलब मत करो यार, थोड़ा समझो आप भी, है ना। सिंसियरिटी से बात करो। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको यदि याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि देश के जो लोग रहने वाले हैं उन्हें मूल अधिकार दिए गए थे। मूल अधिकार दिए गए थे तो आर्टिकल्स के आधार पर पार्ट 3 में दे दिए। आपने सारी सुविधाएं दे दी, किस किस को दे दी? सवारियों को दे दी कि साहब विंडो सीट भी मिलेगी, एसी भी मिलेगी, टीवी चलती हुई मिलेगी, बढ़िया सीटें मिलेंगी, सब हो गया। लेकिन अब ड्राइवर और कंडक्टर कह रहे हैं या ड्राइवर और खलासी कह रहे हैं साहब हमारी सुविधाओं का क्या है? बोले बेटा तुमको 24 घंटे बस चलानी है। बोले सर हम भी तो थोड़े से मतलब कुछ हमारे लिए भी तो सोचो, हम 24 घंटे बस चलाएंगे कैसे? हम भी तो इंसान हैं। बोले हाँ थोड़ी सुविधाएं तुम्हारी भी होनी चाहिए। बोले हाँ। तो बोले अच्छा दूसरा सर एक बात बताओ, आपने कहा कि हम 24 घंटे बस चला लेंगे सर, लेकिन सर एक बात बताओ, हम चलो शिफ्ट में ड्यूटी कर लेंगे, सुबह कोई चलाएगा शाम को कोई चलाएगा, लेकिन सर एक बात बताओ बस की भी तो अपनी एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी से मतलब? बोले सर बस में 24 घंटे अगर हमने एसी चला दिया तो एसी फूक जाएगा, 24 घंटे हमने बस दौड़ा दी तो इंजन खराब हो जाएगा, है। फिर हम लोग भी इंसान हैं और साथ में टायर अगर गर्म हो गए तो बस्ट हो जाएंगे, तो सर इतना सारा नुकसान हो सकता है। यानी कि आपने जब हितों की बात करी सिटीजन्स के, तो जो सिटीजन बैठ के जिस बस में जा रहे थे उनके हितों की भी बात करनी पड़ेगी, और उनकी हितों की बात करना ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ? सरकार की हितों की बात। सरकार की हितों की बात बोले तो सरकार कहती है कि अगर आपने जनता को ही सारे अधिकार दे दिए, आपने कहा कि जनता के लिए ये करिए, जनता के लिए ये करिए, हम सब कर देंगे साहब, लेकिन सर एक बात बताओ कि हमें भी तो सरकार में चुन के आना है, तो हम भी तो जनता के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे कि लगे कि हम सरकार में आए थे तो जनता के लिए कुछ करके गए थे। क्योंकि अपोजिशन तो हर चीज का होता है। मोदी जी जब शुरुआत में आए थे तो मनरेगा का मजाक बनाया था उन्होंने, वो अपोजिशन ही तो था। भाई अगर एक बात बताया जाए, और आज तक मतलब ये इंडिया के लिए दुर्भाग्य है या सौभाग्य तो समय बताएगा, लेकिन लोगों के लिए इससे अच्छी वेलफेयर स्कीम अभी तक आई नहीं है, जिसमें ग्रास रूट लेवल पर लोगों के पास में क्या दिया गया? नौकरी दी गई। रोजगार तो बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन कम से कम रोजगार गारंटी के आधार पर सरकारों की यूएन तक में प्रशंसा हुई है कि इंडिया जैसे विशाल देश में एक इतना बड़ा स्कीम आया मनरेगा, MGNREGA। आई बात समझ में? तो आप इसका मतलब सरकारें काम करेंगी तो अपोजिशन विरोध भी करेगा, और अपोजिशन विरोध करेगा इसका मतलब ये थोड़ी कि सरकारें काम करना बंद कर देंगी। अब मोदी गवर्नमेंट आई है तो उस समय आयुष्मान भारत लेके आए, अगेन पूरे वर्ल्ड में तारीफ हुई कि दुनिया की सबसे बड़ी मतलब मेडिकल पॉलिसी लेकर के आए, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सरकार आए, आप क्या होता है ना, एक विद्यार्थी के नाम पर आप थोड़ा सा इस तरह से अपने दिमाग को ब्रॉड करिएगा। सरकार कोई भी आए, सबका काम एक ही है, और वो क्या काम है?
वो काम है प्रोग्रेस करवाना, देश की भलाई करवाना। देश की भलाई में कोई 2 कदम आगे है, कोई 2 कदम पीछे है। कोई भी सरकार कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बैठी होती। बेटा लोकतंत्र है, अगले बार चुनाव में उतरना है, सबको चिंता है। आप लोग एक बार परीक्षा पास कर जाएंगे, जिंदगी भर 60 साल की उम्र तक कलेक्टर बने रहेंगे। एक विधायक और एक सांसद को 5 साल में फिर आपके सामने आना है, और जनता ने बहुत लोगों को घर में बिठा के छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में काम होता है, लेकिन अलग तरीके से होता है, पार्टी डायनेमिक्स होती है। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब इस बात को जब आपने पूरी तरह सुन लिया, तो अब इसके साथ में कुछ केस जुड़े हुए हैं, उन्हें सुन लीजिए। एक केस है साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन एनी केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट वुड प्रिवेल। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच लड़ाई हो जाए, ये क्या होता है सर? मान लीजिएगा कि आपने कहा, इसको इस तरह से समझिए, सरकार ने कहा कि भाई क्या बोलते हैं, एक मतलब पर्टिकुलरली किसी के लिए पीआईएल दायर की गई, और उसमें यह कहा गया कि सर हम लोगों को मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं ने कहा कि जाने की इजाजत दी जानी चाहिए, मंदिर में जाने की इजाजत दे दी गई। किसी ने कहा हाजी अली दरगाह में हमें जाने की इजाजत देनी चाहिए, ठीक है, सब इजाजत दे दी गई। ये तो मूल अधिकारों की बात हुई। मूल अधिकारों की बात हुई तो सरकार अपना स्टैंड लेकर पहुंच गई। सरकार ने कहा ठीक बात है, आप लोगों को लगता है कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, सही है, लेकिन हमें एक बात बताइए कि आपने जो जाने की परमिशन दी है लोगों को, क्या इससे उस समाज का जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं उसका उत्थान होगा? वो जिम्मेदारी तो हमारी है ना कि हम इसके बारे में विचार करें। आप पूछेंगे सर समाज का उत्थान मंदिर और मस्जिद से कैसे हो सकता है? भाई समाज का सरकार को ही ख्याल रखना है, क्योंकि वोट देने के लिए या वोट लेने के लिए सरकारों को जाना पड़ता है। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं। आर्टिकल 17 के तहत अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत है, अगर आपको मालूम हो। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में एक मैंडेट सुनाया कि जो अस्पृश्यता के अंतर्गत जो कानून बनाया हुआ था, उस कानून के तहत ये प्रावधान था कि अगर किसी ने, जो SC ST वर्ग के लोग हैं, जाति वर्ग के लोग हैं, इनको जाति सूचक शब्द से अगर टिप्पणी कर दी, तो उस टिप्पणी के आधार पर उन्हें सीधा केस दर्ज कराने का अधिकार था, और इसके ऊपर 6 महीने की सजा थी, मिनिमम 6 महीने की सजा थी SC ST एक्ट के तहत। आप सबको नॉलेज होगा, ध्यान है? अच्छा, केवल कमेंट पर अगर किसी को आपने SC ST को जाति सूचक शब्द से टिप्पणी कर दी, तो वो आपके खिलाफ सजा दिला सकता है, आपके खिलाफ शिकायत कर सकता है, और शिकायत करने से होगा ये कि आप 6 महीने तक अंदर हैं, और 6 महीने तक के लिए आपके खिलाफ बेल भी नहीं हो सकती है, अंदर डले रहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा, भारत में जब से ये कानून बना है तब से मुसीबत ये है कि इस कानून की वजह से SC ST का उत्थान तो खूब हुआ, क्योंकि इससे लोग जो हैं वो जाति सूचक टिप्पणी, जाति सूचक शब्द जो कि व्यवहार में और विचार में आ चुके थे, उन सब से बचने लगे। लेकिन एक और चीज निकल करके आई, और वो ये थी जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में गई, कि जो 100 केस होते हैं, इसमें से लगभग 1/4 केस जो होते हैं वो फर्जी होते हैं। फर्जी से मतलब किसी को किसी प्रकार से ब्लैकमेल करने के लिए ही केस कर दिया गया। तो फेक केसेस की वजह से, अब जैसे मान लीजिए किसी को ये पता चल गया कि ये, जैसे आजकल आपने देखा होगा, अगर आपके गली मोहल्ले में कभी लड़ाई हो, तो महिलाओं को घर वाले जो है वो आगे कर देते हैं। महिलाओं को आगे क्यों कर देते हैं? आपने देखा होगा, अगर लड़ाई होती हो तो घर की महिलाएं जो है वो लड़ाई करने आगे आती हैं, पुरुष नहीं आते हैं, पुरुष पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि कानून पता है उन्हें। महिलाएं जो है वो तो टारगेट करती हैं कि देख इस विकेट को अपन को लेना है, सामने वाले का आदमी से बाहर से आ रहा है, बस अजय साहब इसने मेरे से यूं कहा। क्यों? क्योंकि साहब कानून तो ये भी कहता है कि अगर किसी महिला को 30 सेकंड से ज्यादा आपने घूर के देख लिया तो भी सजा है। अब बताइए आप, अब कानून है ये, और है, प्रिवेल करता है इंडिया में, इसे स्टॉकिंग के तहत डाल दिया जाएगा। अगर कोई महिला किसी पुरुष के खिलाफ ये टिप्पणी करवा के आ जाए कि सर इन्होंने मेरी तरफ 30 सेकंड, मिनट नहीं है, 30 सेकंड लगातार देखा, भाई सब सजा है इसके ऊपर। आप बोलिए सर इन्होंने मुझे अभद्र टिप्पणी करी। अभद्र टिप्पणी का मतलब लड़ाइयां होंगी तो फूल तो बरसेंगे नहीं, लड़ाइयां होंगी तो कुछ अश्लील शब्द भी निकल के आएंगे। भैया हमारी वोकैबुलरी में गुस्सा बाहर निकालने के 1000 शब्द हैं, वो शब्द बाहर निकाल के आएंगे, और जब बाहर निकल के आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो कि आपत्तिजनक होगा, और लड़ाइयों में तो होता ही है।
लड़ाई मुद्दे से सरक करके एलिगेशन पर चली जाती है कि सर धाराएं ये वाली बुक की जाएं, इन्होंने हमारे घर की महिलाओं को इस प्रकार के शब्द भरे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सजा है इन सबके खिलाफ। एग्जैक्टली ऐसा ही SC ST वाले केस में था। अब देखिए SC ST वाले केस में जो कार्य था, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में केवल एक प्रावधान जोड़ा। क्या प्रावधान जोड़ा? कि किसी भी व्यक्ति को केवल कहते ही, 1 मिनट होल्ड करना, किसी भी व्यक्ति को केवल कहते ही गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो पहले DSP लेवल का अधिकारी जो होगा, समझ रहे हैं आप, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल का जो अधिकारी होगा वो जाकर के पहले मामले की जांच करेगा। अब आप सोचेंगे कि ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना सर, कि मतलब सरकार ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा कदम उठाया। लेकिन आपको पता है इस इतने से फैसले के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में अधिकांश स्थानों पर तो भारत बंद हुआ, और उस भारत बंद के दौरान काफी हिंसा और आगजनी हुई। SC ST समुदाय के लोगों ने बकायदा पूरे भारत के अंदर लॉक लगवा दिए। क्यों भाई? बोले सर लॉक इसलिए लगवा दिए क्योंकि इसमें आपने हमारा वो अधिकार छीन लिया जिसके तहत हम सीधा पुलिस में जाकर के वो बचा सकते थे कि साहब हमको इस तरह की टिप्पणी करी। अब हमारी बड़े अधिकारियों तक पहुंच तो है नहीं, और जब पहुंच नहीं है तो किसी को गिरफ्तार कैसे करवा पाएंगे हम? और जब किसी को गिरफ्तार नहीं करवा पाएंगे तो इस तरह तो हमारे ऊपर एट्रोसिटीज बढ़ेंगी। हाँ, काफी जगह बहुत कुछ हुआ है। हमारे क्या बोलते हैं, अलवर में गोलियां चल गई थी इसके ऊपर, अलवर में गोलियां चल गई थी इसके ऊपर, काफी बड़ा मुद्दा हुआ था ये, ठीक है, बहुत बड़ा मसला था ये। मतलब शायद हमारे देश की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग जो होते हैं वो, उनका नॉलेज तो इतना ही होता है कि वो ग्रुप D की तैयारी करें, और आ जाते हैं वो थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई करने, मुसीबत वहां हो जाती है। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, सर आप पर चली थी क्या? बताइए। तो समझ रहे हैं आप, IQ जो है वो ग्रुप D वाले भी सोच करके उसका इंटरव्यू लें पहले, कि यार इसको लेने से पहले इसका इंटरव्यू लेते हैं कि बन भी पाएगा कि नहीं। ऐसे ऐसे क्लास भी अब सोच लीजिए, ये ऑनलाइन की सबसे बड़ी कमी है, ज्ञान बढ़ता है तो कई पैसे देके घुस जाते हैं, है ना। तो अब मुसीबत क्या है, तो बात समझ में आई। तो सरकार ने हाथों हाथ, क्या है, सरकार ने हाथों हाथ क्या किया, हाथों हाथ मेरे प्यारे साथियों उस पूरे मुद्दे को पलट दिया। कैसे? सरकार ने तुरंत कानून में संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया, ये कहते हुए कि नहीं, पब्लिक वेलफेयर में जो पहले कानून था वही सही था। अब मतलब क्या निकाला जाए इसका? तो देखिए, अब आपके सामने दो विकल्प थे। आर्टिकल 17 के तहत गिरफ्तारी से आपको बचाना, गिरफ्तारी करवाना आर्टिकल 17, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 आपको जबरन गिरफ्तारी से बचाने वाले आर्टिकल, यानी कि कुछ ऐसे आर्टिकल जो कि उन लोगों की तरफ से दायर किए गए थे जो कि सजा काट रहे थे, जो कि किसी प्रकार के फेक केस में फंसाए गए थे। लेकिन सरकार ने अल्टीमेटली किसका ध्यान रखा? सरकार ने ध्यान रखा किस चीज का साथियों? सरकार ने ध्यान रखा वेलफेयर स्टेट का, कि नहीं इससे समाज की हार्मोनी बिगड़ जाएगी। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इससे वोटिंग पैटर्न को सुधारना चाहती थी सरकार। बिल्कुल, सरकार तो अंत में वोट बैंक से चलती है ना। तो एक प्रकार से आप इस बात को ऐसे समझिए कि सरकार ने वेलफेयर ऑफ स्टेट को प्राथमिकता दी, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करी। यानी एक तरफ तो कौन सा चल रहा है, फंडामेंटल राइट, और एक तरफ चल रहा है DPSP। इस प्रकार की लड़ाइयों को हम FR वर्सेस DPSP कहते हैं। दूसरा उदाहरण सुनिए। दूसरा उदाहरण इस प्रकार से है कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारी जमीन है, सरकार ने आदेश दिया कि भाई इतनी सारी जमीन, देखिए पहले ऐसे समझिए, 1976 से पहले जब आर्टिकल 31 जो है वो 300A में कन्वर्ट नहीं हुआ था, मालूम होगा, तो उस समय क्या हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन से पहले ये जो था, ये जमीन का अधिकार, यानी कि जो क्या कहते हैं इसको, आपको संपत्ति का जो अधिकार था, ये आपका मूल अधिकार हुआ करता था। अर्थात आपकी संपत्ति अगर किसी ने लेनी चाही
तो उसके खिलाफ आप सरकार के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। और यही कारण था कि केशवानंद भारती केस इसी इशू में हुआ था। अब सरकार तो चाहती है कि आपसे जमीन ले ली जाए, क्योंकि उस जमीन का उपयोग सड़क निर्माण में, गरीबों में वितरित करने में, गोदाम बनाने में, रेलवे ट्रैक निर्माण में या फिर कुछ भी बनाने में किया जाएगा। आप अड़ गए क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार है। क्योंकि सरकार क्या चाहती है? लोक का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो से मतलब है कि उस जमीन का उपयोग सड़क में होगा तो बहुतों को फायदा होगा, उस जमीन का उपयोग किसी और चीज में होगा, सबका फायदा होगा। लेकिन आपका भला किसमें है? फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट क्या कहता है? कि संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार है। और ऐसी स्थिति में अगर संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार है, तो अब एक बहुत बड़ी बात को सोचने की आवश्यकता है कि आप अपना केस लेकर के जब जाओगे, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट किसका पक्ष लेगा? सुप्रीम कोर्ट किसका पक्ष लेगा? तो देखिए, शुरुआत में चंपाकम दोइराजम जो केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था, अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आपस में झगड़ लिए, क्योंकि आर्टिकल 39 कहता है कि संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, यानी एक जगह नहीं इकट्ठा होना चाहिए। तो एक तरफ तो 39 है, एक तरफ 31 है। अगर ये दोनों आपस में लड़ लिए तो ऐसी स्थिति में 31 जीतेगा। अच्छा, हर चीज में सुप्रीम कोर्ट ही क्यों जाते हैं? एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा। बेटा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे संविधान का कस्टोडियन है, संरक्षक है वो, यानी हमारे संविधान की अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट है, माई बाप है वो, बिल्कुल। आ गई बात समझ में? तो चंपाकम दोइराजम केस में यह कहा गया कि सरकार जो है, गांधी जी वाला सिद्धांत। कौन सा गांधी जी वाला सिद्धांत? आज साथियों हो क्या रहा है कि मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है। सुबह से लगातार 3 बजे तक क्लास थी, 3 बजे से लेकर के, मतलब सुबह आपकी 6:30 बजे वाली क्लास से लेकर के 3 बजे तक लगातार क्लास थी, तो गला हो चुका है, पूरा खिंच चुका है। तो अब वो मैं धीरे धीरे इसको मीठा खा खा करके इसके अंदर सलाइवा क्रिएट कर रहा हूं ताकि बोल पाऊं, है ना, लगातार। और ऑनलाइन क्लासेस में तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होता ना कि आप चुप हो जाएं फिर बच्चे लिखें, फिर आप चालू हो जाएं, फिर आप चुप हो जाएं फिर बच्चे लिखें। और हमारे साथ तो ये भी है, मैथ्स वगैरह में तो टीचर क्या होता है, सवाल देकर के बैठ जाता है, हम लोग बैठ भी नहीं सकते ना। हमारी 40 मिनट की क्लास का मतलब है 40 मिनट नॉन स्टॉप, है ना। ये हमारे जीके वालों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, हम लोग सवाल देके बैठ नहीं सकते। इसलिए हम कभी 40 मिनट ज्यादा पढ़ाते ही नहीं हो कि हमारी 40 मिनट मैथ वालों की 1.5 घंटे के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे पूरे टाइम बोलना ही है, बोलना ही है, बोलना ही है ना। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जो है ना वो मतलब बीच बीच में कुछ खा रहे हैं, मतलब स्ट्रेस फील कर रहे हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि मैं मतलब पूरी तरह से खिंच रहा है गला, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना जरूरी है, तो ध्यान से सुनते चले। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हुआ क्या, चंपाकम दोइराजम केस के अंदर फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी के केस में फंडामेंटल राइट को विनर घोषित किया। क्यों? महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। क्या है? हाँ, महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। क्या प्रभावित थे? महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि राज्य जो है वो शोषण का साधन होता है। आ गई बात समझ में? राज्य जो है वो किसका साधन होता है? शोषण का साधन होता है। जब शोषण का साधन होता है तो भैया राज्य के पास तो पूरा की पूरा तंत्र है, और जब पूरा की पूरा तंत्र है तो उस तंत्र की वजह से वो किसी के ऊपर भी क्या कर सकता है? अत्याचार कर सकता है। इसलिए जो मूल अधिकार हैं वो उस व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण है जिसके ऊपर राज्य हावी हो रखा है। तो ऐसी स्थिति में जो फंडामेंटल राइट है इनकी सुरक्षा करना सुनिश्चित किसने किया? शासन बोले तो राज्य। आपको बात समझ में आ गई? सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन ये बात सरकारों को कैसे वसूल हो सकती थी? सरकारों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो फिर हम कैसे कभी सड़क ही नहीं बना पाएंगे, है कभी हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बड़ी चिंता की बात है। तो भाई ऐसी स्थिति में जो है, कुछ विद्यार्थी पूछे शासन क्या होता है? शासन बोले तो सरकार बेटा, है ना। तो बोले ऐसी स्थिति में हम काम ही नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के एक केस में आदेश दिया, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या चीज है साथियों? हुआ क्या, जब सरकारों को ये लगने लगा कि भाई हम लोग इन फंडामेंटल राइट के चक्कर में लोगों का कुछ भला नहीं कर पा रहे, क्या लगने लगा कि भाई इन फंडामेंटल राइट के चक्कर में लोगों का भला नहीं कर पा रहे, तो बोले एक काम करो, फंडामेंटल राइट ही हटा दो ना।
फंडामेंटल राइट हटा दो मतलब? बोले मूल अधिकारों को ही गायब कर दो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अर्थात अर्थात संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट ही हटा दो। अगर आप ये कहते हो कि एफआर डीपीएसपी से ज्यादा अच्छे हैं, कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं सर, हमको संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में संसद के पास अधिकार है, तो संसद क्यों ना ऐसा करे कि इन आर्टिकल्स को ही हटा दे, ताकि ऐसी परिस्थितियां ही ना क्रिएट हो जिसकी वजह से ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कभी किसी बस की सफर कर रहे हो और अचानक बीच रास्ते में ले जाकर के आपसे बस वाला ये कह दे, भैया यहीं तक का सफर उतर जाओ। अगर आपसे कोई ऐसा कह दे तो आपके हालत क्या होंगे? आप तो बस वाले पे चढ़ जाएंगे एकदम, हैं? बस के शीशे फोड़ देंगे, आप दंगे हो जाएंगे, बोले ये क्या कर दिया तूने बीच रास्ते में, अब यहां से कौन सी बस मिलेगी? एग्जैक्टली वही चीज यहां पर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने जब देश बना था तो प्रॉमिस किए थे फंडामेंटल राइट, आप इन्हें ऐसे ही नहीं हटा सकते। याद रखना, यू कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यू कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये गोलकनाथ वाले केस में हो चुका था, लेकिन साहब ये वाली बात बर्दाश्त थी नहीं। इंदिरा जी की सरकार थी, इंदिरा जी ने कहा कि गजब है, मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो। बोले बेटा ज्यादा 3 2 5 करोगे ना तो अब हम तुम्हारी पावर कट कर देंगे। बोले तुम्हारी पावर कौन सी? आर्टिकल 13 वाली पावर कट कर देंगे। मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 13 ही सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देता है कि वो ऐसे किसी भी कानून, ऐसे किसी भी प्रस्ताव, अध्यादेश या फिर किसी भी लॉ, मतलब संशोधन को नल एंड वॉइड कर सकती है जो फंडामेंटल राइट को कम करते हो। तो साहब समझा दिया मैडम जी ने सुप्रीम कोर्ट को कि तुम्हारे बहुत बार निकल आए हैं, लाओ बेटा संविधान संशोधन हमारा अधिकार क्षेत्र है, तुम फंडामेंटल राइट नहीं बदलने देना चाहते ना, कोई बात नहीं, मत बदलने दो, रखो अपने पास, इनको अपने पास रख लो, मैं तुम्हारा अधिकार काट देती हूं, तुम चेक ही नहीं कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट के गले में आ गए कि भाई हम मर जाएंगे, अब क्या करें, जब हमारा अधिकार ही नहीं बचेगा तो हम करेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट 1976 में सरेंडर कर दिया, सॉरी 73 में सरेंडर कर दिया। कौन से केस में? गोलकनाथ के बाद में केशवानंद भारती केस में। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप लोग संशोधन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे मूल ढांचा ना बदले, मूल ढांचा ना बदले, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि अपनी इज्जत बचाई सुप्रीम कोर्ट ने। पता चले कि कल को संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मतलब जो उनके पद ही समाप्त कर दिए जाए, जजों के पद समाप्त है। तो बोले एक काम करो, तुम लोग संशोधन कर सकते हो। बोले कैसे करेंगे? बोले इसको करने के लिए आप लोगों को मूल ढांचा नहीं छेड़ना है, बिल्कुल ऐसे ही। अब मूल ढांचा क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर। ये ऐसे ही है, जब आप बस की यात्रा में थे तो बस की यात्रा के दौरान आपसे बस वाला ये तो कह सकता है कि भाई साहब इस खिड़की पे इतनी देर से आप बैठे हो, इनको बैठ जान दो, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको बस से उतार के नीचे भेज दे। या फिर आपने खिड़की के अंदर, मतलब बस के अंदर तेज गाने चला रखे हैं, आपने कहा मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आप कंडक्टर आके मना कर दे कि भैया बस के अंदर गाने मत चलाओ, लोगों की नींद खराब होती है। आपने बस में ही अपनी वाली सुलगा ली और अब चालू हो गए। आपने कहा अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं मुंह से निकाल रहा हूं, आपको आके मना कर दिया, भैया रहने दो, यहाँ पे और लोग परेशान हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कहने का अर्थ क्या है? इसी प्रकार से आप बहुत तेज तेज लाउडली बातें कर रहे हैं, उसको लगा बस वाले को कि भैया आपकी वजह से और सवारियां परेशान हो रही हैं, आप ऐसा मत करिए। आ गई बात समझ में? ये सारी की सारी बातें जो कंक्लूड होके आई कि किसके अंदर आई, ये सारी की सारी बातें आई बेसिक स्ट्रक्चर में, कि आप परिवर्तन तो कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि बस से उतार दें। बोले आपको अब आप कैसे पता चलेगा कि बस से उतारने वाला हूं कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके लक्षणों से हम पता लगा लेंगे कि आप बस से उतारने वाले हो कि बस में ले जाने वाले हो। बोले कैसे? अगर किसी सवारी के लिए आपने एसी बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी, खिड़की बंद है, एसी बंद है, बाहर से हवा नहीं आ रही, अंदर से हवा नहीं आ रही, तो मजबूरन वो तो आदमी बाहर ही निकल जाएगा ना। तुम बाहर निकालो या मत निकालो,
गाड़ी का एसी बंद कर दो और खिड़कियां खुलने मत दो, तो बेचारा वैसे ही बाहर निकल जाएगा। आपने कहा सर मैंने तो नहीं निकाला, ये तो खुद निकल गए। तो बोले बेटा इस चक्कर में हम बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे, जैसे आइदर आपकी एसी चलती रहे या फिर आपकी खिड़की खुली रहे, ताकि सवारी बैठी रहे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसी मूल अवधारणा को हमने बेसिक स्ट्रक्चर कहा। जैसे देश में सेक्युलर कैरेक्टर कभी नहीं खत्म होना चाहिए, समानता का भाव खत्म नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के हितों के अंदर बंटवारा नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें किसमें डाल दी गई? बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दी गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर? ये कहा भाई केशवानंद भारती केस में। तो केशवानंद भारती केस में कौन जीता और कौन हारा? तो देखिए फंडामेंटल वर्सेस डीपीएसपी राइट में सबसे पहले फंडामेंटल राइट जीत रहा था, इसमें भी फंडामेंटल राइट जीत रहा था। जो गोलकनाथ के बाद में केशवानंद भारती केस आया 1973, उसमें मैच टाई रहा। मैच टाई रहा से मतलब फंडामेंटल राइट भी जीत गए और डीपीएसपी भी जीत गए। ये वही हुआ जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है। आप में से भी कई होंगे ऐसे जिनको किसी ना किसी प्रकार का पदक जरूर मिला होगा, ये किसी ना किसी चीज में साहब टॉप किए हैं, चाहे कैसे भी किए हो। मेडल सबके पास है, सबके पास मेडल है। कईयों के पास तो इसलिए मेडल है कि ये क्लास में शांत रहता था, ये डिसेंट बच्चा था, इसका अवार्ड मिल गया। तो केशवानंद भारती केस में क्या किया गया? फंडामेंटल राइट के अंदर कहा गया कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को नहीं सुधारें, मूल ढांचे के अंदर परिवर्तन ना करें। यानी कि डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए आप फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं। देखिए आशु परमार के पास डेली स्कूल आने का मेडल था। अब बताइए आगे बात समझ में? यानी कि संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ना बिगाड़े। आगे बात समझ में? जैसे ही मैडम जी को ये बात पता चली, मैडम जी ने आया दिखाना था, फटाक से 1976 का संशोधन ले आई और बोले जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है उसी को हटा दो। फसाद की जड़ क्या थी? आर्टिकल 31। बोले इसे हटाओ, इसकी वजह से बहुत ज्यादा समय खराब होता है, इसको हटाओ और इसको 300A में डालो। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? मूल अधिकार था आर्टिकल 21, इसको हटा करके लीगल राइट बना दिया। क्लियर? संविधान संशोधन फंडामेंटल राइट में कर दिया। शुरुआती पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ था। शुरुआती पॉइंट लिखा हुआ था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, मतलब इसमें ये जीतेगा। दूसरे में लिखा था नहीं हो सकता, तीसरे में हो सकता है कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर बता देना। मैडम ने तुरंत कर दिया, बोले बाहर में जाओ लोग। मिनर्वा मिल के मामले में जो सरकारें हैं इन्होंने ये एनालाइज कर लिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो करो तुमको जो करना है, बस ये ध्यान रखना थोड़ा बैलेंस बना रहे, पाप और पुण्य जो है वो बैलेंस में चलते रहे। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये बैलेंस में चलते रहे, मतलब अब चेंज हो सकते हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभाव ना पड़े। तो उम्मीद है आपकी डीपीएसपी वर्सेस एफआर की जो यात्रा है ये शानदार रही होगी। चलिए थैंक यू सो मच। 7:30 बजे ताऊ ते के बारे में चर्चा करेंगे। ताऊ जी आने वाले हैं, तूफान की संभावना है, बहुत सारी जगह लाइट वाइट चली जाएगी, हमारी टीम की भी लाइट वाइट चली गई है कई जगह। तो ठीक है, तो 7:30 बजे आज तूफान का अध्ययन करते हैं, मिलते हैं फिर। थैंक यू। वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले ही सेशन में मिलेंगे बेटा, है ना, वहीं पे डाल रखे हैं। लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ें? शुरू से पढ़ लो, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 से। ठीक है, कुछ आप लोग भी पढ़ते रहा करो, है ना। अगर कोई चीज ऐसी लगे कि बीच में
कि सर ये मतलब हर चीज बताने की, टीचर हर चीज का छोटे छोटे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। टीचर आपको वो चीज सिखाएगा जिससे कि सब्जेक्ट के अंदर काम भी चलता रहे, चीजें भी चलती रहे, है ना। थोड़ा बहुत आप भी पढ़ लिया करो कंटेंट के, अगर कोई दाएं बाएं चीज रह गई, क्योंकि मैं हर लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ाता, मैं समझाने का काम आपका करता हुआ चलता हूँ, चीजों में समझ विकसित करता चलता हूँ, तो आप दाएं बाएं चीजें पढ़ते चला करें, ठीक है। निशी बिल्कुल बढ़िया है बेटा, करते रहो। हाँ भाई, कल सभी को आरएनए के अंदर लाइव आना है, 10,000 प्लस रखना है अपन को कल, है ना।